ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ರೈತ ಚಳವಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಚಳವಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಮಹಾನ್ ಚಳವಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ರೈತ ಚಳವಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ರೈತ ಚಳವಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ರೈತ ದ್ರೋಹಿ 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿ, ರದ್ದಾಗಲಿ, ರದ್ದಾಗಲಿ. ರೈತ ದ್ರೋಹಿ 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿ, ರದ್ದಾಗಲಿ, ರದ್ದಾಗಲಿ. ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೂಟಿಗೋರರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ದೆಹಲಿಯ ರೈತ ಚಳವಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹುತಾತ್ಮ ರೈತರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಣ, ಈಡೇರಿಸೋಣ, ಈಡೇರಿಸೋಣ. ಹುತಾತ್ಮ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಣ, ಈಡೇರಿಸೋಣ. मेरा बहुत 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 प्यार भरा नमस्कार नमस्कार स्वीकार कीजिए. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो हमारा सरकार ने कि आप जाओ वीडियो बना के लेके आओ, हमें दिखाओ कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं. पंजाब से आए लोग हमारे बारे में क्या बोल के गए, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, इसलिए इनको भेजा है हमारे भाइयों को कि जाओ वहाँ पूरी वीडियोग्राफी करके लेके आओ. तो हम सबको बताना है, जिसको भी जाके ये वीडियो दिखाएंगे कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं. तो 1 मिनट में आइए हम बताते हैं. बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी की फाशीवादी सरकार मुर्दाबाद, तीनों कृषि कानून रद्द करो. आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪಂಜಾಬಿನಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, मुर्दाबाद मुर्दाबाद. ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು, ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. बात को खत्म करने के लिए बोल दिया. मैं केवल 5-7 मिनट में ही अपनी बात खत्म कर देता हूं. भाई मेरे, जो सबसे बड़ी बात हमारे साथ एक जो धोखा और हुआ वो ये था, हमें चाहिए क्या, कौन बताएगा?
आप बताओगे ना आपको क्या चाहिए। लेकिन आज तक क्या हुआ है? आज तक हुआ है कोई बाहर से आएगा, वोट लेने के लिए आएगा, आपका लीडर बनकर आएगा और वो आपको आकर बताएगा कि आपको क्या चाहिए और फिर बोलेगा कि आपको ये चाहिए, आप मेरे से ये मांगो मैं आपको दूंगा। ये बात गलत है। मांगना चीज हमें चाहिए तो हम फैसला करेंगे कि हमें क्या चाहिए। हमने पंजाब में ये कर लिया। आज पंजाब में क्या है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो पंजाब का जो उप मुख्यमंत्री है प्रकाश सिंह बादल का बेटा सुखबीर सिंह बादल उप मुख्यमंत्री है, Z+ सिक्योरिटी है उसके पास। लेकिन हमारा किसान जो एक साधारण किसान है वो भी सुखबीर बादल को वहां से पकड़कर रोकता है और सवाल पूछता है कि आज तू नहीं बताएगा मुझे क्या चाहिए, आज मैं बताता हूं मुझे क्या चाहिए, आज तू बता कि मुझे जो चाहिए कैसे मेरे को देगा। तेरे पास खेती के लिए क्या नीति है, कौन सी नीति अपनाएगा खेती के लिए? ये अडानी अंबानी वाला सवाल करते हैं। आज पूरे पंजाब में किसी भी MLA MP को गांव में अगर जाना होता है तो सबसे पहले गांव के किसान लीडर से पूछना पड़ता है कि साहब जी मैं आपके गांव में आऊं, मैंने वोट मांगना है, मैं आके वोट मांगू। अगर किसान लीडर बोलेगा हाँ तो वो लीडर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बेशक वो अभी सत्ता में है, कांग्रेस अभी सत्ता में है, कांग्रेस के उम्मीदवार भी किसान के पूछे बगैर गांव में घुस नहीं सकते, शहर में घुस नहीं सकते, रैली नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते। ये किसान की ताकत है जो हमने हासिल की है। यही ताकत कर्नाटक के किसान मजदूर भी हासिल कर सकता है। और बात बनेगी तब जब ये ताकत आप हासिल कर लोगे। मैं बस लास्ट बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो जो भी पैदा हुआ है उसको जाना मरना जरूर है। कोई भी सदा के लिए नहीं आया, जाना है। हमने जो औलाद पैदा की है उसकी जिम्मेवारी हमारी बनती है, उसकी जिम्मेवारी है कि हम उसको अच्छा जीवन दे पाए। उसको अच्छा जीवन देने के लिए हमने दिन पर और रात को भी काम किया, पूरा मेहनत की। मेहनत करने के बाद भी हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे। तो एक बात बताओ, इसमें उनका कोई दोष है? बच्चों का कोई दोष है? हम उसको अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे। उनका तो हक है ना जीने का, लेकिन हम उनको अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम लड़ने से डरते हैं। लड़ने से डरते हैं। हमारा यही डर हमारे बच्चों पर इतना भारी पड़ रहा है कि जो एक जिंदगी उनको मिली है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक जिंदगी मिली है, वो एक जिंदगी भी नरक में निकाल के जाएंगे, वो एक जिंदगी भी जी के नहीं जाए। वो हमारे डर की वजह से कि हम लड़ने से डरते हैं। सो लड़ने से मत डरो। अगर अपनी औलाद को खुश देखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपकी औलाद आपको उलांबा नहीं दे, आपको माँ प्यो समझे, काबिल माता पिता समझे, जो आप करना चाहते थे कर पाए होंगे ऐसा समझे, अगर ये चाहते हो तो आइए मैदान में हम लोग एक साथ लड़े। हम पंजाब से आपके साथ वादा कर सकते हैं। हम लोग जो किसान हैं, आप हम लोग जब वादा करते हैं तो पॉलिटिकल ये वोटों वाले जैसा वादा नहीं करते। हम लोग ऐसा वादा करते हैं जो वादा हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो पंजाब की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम आपसे वादा कर सकते हैं, अगर आप इकट्ठा होकर चलना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर को पकड़कर चलना चाहते हैं, तो पंजाब हरियाणा आपके साथ है, आपका भाई बनकर, तीसरा भाई बनकर लड़ेगा। आइए सब मिलकर लड़ते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलेंगे।
लेकिन मैं चाहता हूं जब अगली बार हम लोग मिले तो ये जो कुर्सियां हैं ये सभी कुर्सियां खाली नहीं होनी चाहिए, ये सभी कुर्सियां भरी हुई होनी चाहिए। ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, कर सकते हो आप, लेकिन कर सकते हो जब आपने लड़ने की ठान ली। लड़ाई ही जिंदगी है, लड़ाई से ही जिंदगी मिलती है। बेशक लड़ने के दौरान आप मारे भी जाओ तो भी वो भी जिंदगी है। अगर मरने के बाद, जैसे भगत सिंह आज जिंदा है, तो वो मरने के बाद भी जिंदगी है। इसलिए मेरे भाई, लड़ने से मत डरो, आओ मैदान में एक साथ होकर लड़ते हैं और अपनी आने वाली जो नस्ल है उसके भविष्य को सुनहरी बनाते हैं और इंसान की तरह जीकर इस संसार से जाएंगे। जाते समय हमारे दिल में मलाल नहीं होगा कि जिंदगी ऐसे चली गई। आप सबने मेरे को इतना सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा मेरे को झेला, बहुत बहुत धन्यवाद। किया कि हम आपकी कर्जे के बदले में 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे। किसी बैंक को, किसी शाहूकार को आपकी जमीन नीलाम नहीं करने देंगे। हमने ये वादा कर लिया पंजाब के किसानों से। अब ये वादा पूरा करना था, तो हमने ये वादा पूरा कैसे किया? हमने अपने तकरीबन 7 किसान शहीद करवाए इसी बात पे। जमीन की राखी करने के लिए, जमीन को शाहूकार से, बैंक से, नीलामी से बचाने के लिए हमने 7 किसानों की शहादत दी और पंजाब के लोगों से किया हुआ वादा पूरा किया। आज पंजाब में कर्जे के बदले में कहीं कोई 1 इंच जमीन भी उसकी नीलामी या कुर्की करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कोई अदालत नीलामी या कुर्की का ऑर्डर तक नहीं करती, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमने जो वादा किया था वो पूरा करना था। और पूरा को कैसे किया? 7 किसानों की शहादत से जो हमने फैसला लिखा, जो हमने फैसला लिखा कागज पे, अदालत के फैसले के ऊपर जो फैसला लिखा वो उन 7 किसानों के खून से लिखा हुआ था, जिसको इस संसार की कोई भी और स्याही मिटा नहीं सकती थी। तो वो फैसला हमारा अटल हुआ और आज पंजाब के किसानों की जमीन बच रही है। हमारे पंजाब के किसान जो नहीं दे सकता वो आज कर्जा नहीं दे रहा है, कोई डर नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है। बैंक वाले को बैंक में जाके कह रहा है कि आज के बाद मेरे घर में फोन नहीं करोगे, मेरे घर में तुम नहीं आओगे, मुझे चिट्ठी नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो बैंक से लिए क्यों थे? लिए थे बैंक से, तो बैंक के पास पैसे कहां से आए थे? किसान काम करता है, पैसे कमाता है, किसान के पास पैसे नहीं है। बैंक इतने पैसे किसान को धड़ाधड़ दे रहा है, जब मांगता तभी 10 मिनट में दे देता है। तो बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं भाई? इसका जवाब दो। तो बैंक के पास जो पैसे हैं वो मेरे हैं। असल में जो रेट था मेरे को देना चाहिए था, वो तुम लोगों ने रेट कह के नहीं दिया, वही मेरा पैसा तुमने कर्जा कहकर दे दिया। सो वो तो भाई हिसाब का रौला है। मेरे साथ बैठो, हिसाब करते हैं कि वो कर्जा था या मेरा फसल का रेट था। मुझे लगता है वो तो मेरी फसल का रेट था, कर्जा तो था ही नहीं, तो मैं दूंगा किस लिए? सो आज के बाद कभी मांगने नहीं आना। और बैंक की, किसी पुलिस वाले की, किसी कोर्ट की हिम्मत नहीं है कि दोबारा जो गांव का किसान यूनियन का प्रधान है उसको पूछे बिना उसके गांव में आ जाए। हिम्मत नहीं है। अगर वो आएगा, सुबह आएगा तो सुबह वापस नहीं जाएगा, वो हो सकता है शाम को जाए। वो भी अगर प्रधान जी की इरादा हुआ तो शाम को जाएगा, नहीं तो अगले दिन शाम को जाएगा। और खाना भी घर से मंगवाकर खाएगा, पंखा भी घर से मंगवाकर चलवाएगा, पानी भी घर से मंगवाकर पिएगा। ये सजा देने का हक आज हमने अपने आप को खुद दिया है।
हमें हक किसी ने नहीं दिया। जो अन्याय करता है उसको सजा देने का हक हमने खुद अपने आप को दिया है, जिसके बाद पंजाब में खुदकशी का जो रेट था वो आधे से भी कम हुआ, क्योंकि आज किसान कर्जे से नहीं डरता है। उसको पता है कि अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो ये बैंक मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, अगर मैं बिल बिजली का नहीं दे पाऊंगा तो बैंक ये बिजली बोर्ड मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो किसान का जो खुदकशी का फिगर है वो पहले से आधा होना शुरू हो गया। हम लोगों ने किया, हम लोगों ने क्या किया और कैसे कर पाए हम लोग कर पाए एक युक्त होकर जो हमने किया है, अपने सभी किसान को पार्टी से ऊपर उठकर, जात धर्म से ऊपर उठकर किसान के रूप में इकट्ठा किया है। हम लोग आज कौन सा नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हमारा किसान आज बिजली का बिल पे नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा बिजली का बिल। तो कुछ सियाने लोग हैं जो कहते हैं आप बुरा कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, बिजली की बिल नहीं दे रहे, बिजली की चोरी कर रहे हो। ये नहीं करना चाहिए, ये बेईमानी है। लेकिन हम उसका जवाब देते हैं, हम चोरी नहीं कर रहे। पिछले 72 साल से इस सरकारों ने मेरी फसल का पूरा रेट मेरे को नहीं दिया, मेरी फसल का रेट मेरे को नहीं मिला है। वो ये लोग खा गए। एक टेबल पर आओ, बैठते हैं, हिसाब करते हैं। आप हिसाब करो कि 72 साल का मेरी फसल का कितना रेट बनता था, कितना मेरे को दिया, मेरा आपके ऊपर अभी कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, उसमें से बिजली का बिल काट लो। अगर बढ़ता है तो लाओ मुझे दो, अगर कम पड़ेगा तो मैं दे दूं। तो हिसाब करो, बिजली का बिल तब तक नहीं दूंगा जब तक हमारा हिसाब क्लियर नहीं होता। 72 साल से रेट नहीं मिला, तो अब बिजली का बिल तब देंगे जब आप हमें हमारी फसल का रेट दोगे। आपको एक सवाल करना पड़ेगा ये सभी लोगों से जो आपके साथ वादा करेंगे कि जब उनकी सरकार आएगी तो किसान की हालात बदल देंगे, किसान का हालात बहुत अच्छा कर देंगे। जो भी वादा करेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक सवाल जरूर करो। वो सवाल क्या है? अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा, मित्तल, ये जो सभी बड़े लोग हैं, इन लोगों ने जो दौलत इकट्ठा कर रखी है, वो दौलत इन लोगों से छीन कर वो दौलत पैदा करने वाले आप जैसे किसान और मजदूर उनको वापस दिलाओगे? पूछो, वापस दिलाओगे? इसका जवाब नहीं देंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, इसकी कानून इजाजत नहीं देता। मतलब कि चोरी करने की इजाजत कानून देता है, क्योंकि मेहनत के बिना पैसा नहीं बन सकता। मेहनत एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं की जा सकती। तो फिर अदानी साहब 1 घंटे में 90 करोड़ रुपया कहां से कमा लेते हैं? कहा जाता है अदानी की जेब से 2000 रुपया गिर जाए, वो नीचे झुककर 2000 रुपया पकड़े, इतनी देर में उनके अकाउंट में 42 लाख रुपया जमा हो जाता है। 42 लाख रुपया वो किसका है? वो आपका है। तो क्या वो रुपया आपको वापस देंगे? आगे से क्या ऐसा नियम बनेगा कि अदानी, अंबानी हर घंटे 90 करोड़ रुपया नहीं कमाएंगे? क्योंकि जो रुपया आ रहा है वो नहीं कमाएंगे तो वो पैसा ही आपको मिलेगा, और पैसा कोई आपको मिलने वाला नहीं है। पैसा वो ही बनना है। जो पैसा भी उधर जा रहा है तो उधर जाने से पैसे को रोकना है। तो ये सवाल एक आपका जरूर बनता है, जो भी पार्टी आए उसको एक सवाल जरूर करो कि क्यों अदानी की जेब में 90 करोड़ हर घंटे क्यों जा रहा है? मेरा बापूजी
200 की दवाई के बिना घर में बीमार क्यों पड़ा है? अगर ये किस्मत का लिखा हुआ है तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। अगर ये भगवान ने लिखा है तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि भगवान ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। जब भगवान ने पैदा सबको किया है तो एक की किस्मत में हर घंटे में 90 रुपए, 90 करोड़ रुपए, और दूसरे की 10 पीढ़ियों में भी 90 लाख भी नहीं। ये अन्याय है। ये अन्याय भगवान ने नहीं किया, ये अन्याय इन लोगों ने किया है जो लोग बार बार वोट लेने आते हैं। तो इसकी बात सवाल इनसे कीजिए कि इस अन्याय का क्या सलूशन है आपके पास। होती है दो तरह की बात होती है। एक होती जीना, जिसको जीना कहते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन एक होते हैं बस जीना, कि बस जी रहे हैं। किसी से पूछो भैया कैसा है, तो बोलता है यार बस जी रहे हैं। किसान की ये हालत है, बस जी रहे हैं। किसान जी नहीं रहा है, बस जी रहा है। लेकिन क्यों? पूरे संसार को जिंदा रखने वाला, पूरे संसार को जिंदा रखने वाला खुद बस जी रहा है। क्यों बस जी रहा है? ये श्रीमान अमिताभ बच्चन जी आपके बिना जिंदा रह सकते हैं? खाए पिए बिना जिंदा रह सकते हैं? ये श्रीमान सचिन तेंदुलकर जी जिंदा रह सकते हैं? ये श्रीमान मोदी जी आपके बिना जिंदा रह सकते हैं? ये श्रीमान अदानी अंबानी जी आपके बिना जिंदा रह सकते हैं? जो आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते वो जीवन जी रहे हैं, खुशियों से जीवन जी रहे हैं। तकरीबन 10 लाख के कप में चाय पीती है उसके पत्नी, और लाखों रुपए की एक समय तक चाय पीती है, और किसान का बेटा केवल 10,000 की दवाई के बगैर मर जाता है। तो मैं आपसे अपील एक करता हूं, आपने औलाद पैदा की है सबने, जिनकी शादी नहीं हुई जल्दी होगी, आप भी औलाद पैदा करो। हम लोग जी नहीं सके, बस जिए हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी औलाद भी बस जिए, या आपकी औलाद को जीने का हक है? ये आपको तय करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी औलाद भी बस आपकी तरह जी के निकल जाए, तो फिर कुछ करने की लोड़ नहीं है, आराम से बैठो। लेकिन अगर चाहते हो कि आपकी औलाद का जो जीने का हक है वो उसको मिले, वो जी के जाए संसार से, वो जिए, जिसको जीवन कहते हैं, जिसको जीना कहते हैं, तो आइए मैदान में आइए। हम मरेंगे, हम कोरोना से नहीं मरेंगे। अगर मरना ही हुआ तो लड़के मरे हैं, कोरोना से नहीं मरेंगे। हम लोग लड़के मरेंगे और अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कर्नाटक के लिए, अपने भारत के लिए लड़ेंगे, और अपने भारत के लिए, अपने कर्नाटक के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़कर मरेंगे। उनकी जिंदगी को जीने के काबिल बनाएंगे। ये हम बना सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं, ये हम बना सकते हैं। जब मोबाइल बनाने वाला खुद तय करता है कि मेरा मोबाइल पर इतना पैसा लगा, इतना मुझे टैक्स पड़ा, मैं इतने का बेचूंगा तो मेरे को मुनाफा होगा, तो फिर किसान क्यों नहीं तय करेगा? तो हमें एमएसपी नहीं खड़े रहना है। एमएसपी पर हमारी मांग आगे बनने वाली है, और ये मांग जल्दी बनने वाली है कि जब किसान फसल पैदा करेगा, किसान भी खुद बैठेगा, अपना कॉपी और पेन लेकर, कागज पेन लेकर बैठेगा और लिखेगा, इतने का बीज, इतनी खाद, इतनी उसकी मेहनत, और इतने पैसे में बेचूंगा तो मेरा घर चलेगा, तो मैं इतने में बेचूंगा। आओ जिसने खरीदना है। अब वो दिन आने वाले हैं, लेकिन वो दिन आएंगे, लड़ने से आएंगे। हमें वो दिन अब लाने हैं। अब जब भी इलेक्शन आए,
आपके ये प्यारे प्यारे लीडर आपके पास आएंगे, ये बीजेपी वाले भी आएंगे, ये तो बहुत पूरे भारत के बहुत प्यारे लीडर बन गए आजकल। ये आपके पास जब आएंगे तो एक सवाल करना इनसे कि भाई आप हमें ये बताओ, हमारी फसल का रेट तय कैसे करते हो? वो कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले के साथ हमारी फसल का रेट आप बनाते हो? ये बात हमें बता दो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी लीडर, किसी भी पार्टी का लीडर आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपकी फसल का रेट किस फार्मूले से तय किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको खुद को भी पता नहीं है। उनको पता क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं है। आप कभी पूछो तो उनकी जरूरत पड़े, वो आगे जाके किसी से पूछें, वो पढ़ें, वो जाने, आपको आके बताएं, तो फिर पता चलेगा आपको कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। आपकी फसल का रेट कैसे तय किया जाता है। मैं ज्यादा तो नहीं होगा। एक बात और, किसान आज मांग क्या रहा है? देखो किसान मांग क्या रहा है, उसको मांग है क्या और मांग क्या रहा है? हमें एमएसपी मिलती है और हम जिंदा हैं एमएसपी पर। हमारी कनक और चावल दोनों एमएसपी पर बिकते हैं। सरकारी मंडी में सरकार खरीदती है। सरकार ने उसको बंद करना चाहा, नहीं करने दिया। हिम्मत नहीं है बंद करे, नहीं बंद करने देंगे। अगर एमएसपी बंद हुई, सरकारी मंडी बंद हुई, तो बीजेपी का सांस लेना भी बंद होगा, बीजेपी का खाना भी बंद होगा, बीजेपी का हकना भी बंद होगा। अगर एमएसपी बंद है, मंडी बंद है, तो सब बंद है, नहीं बंद करने दे। लेकिन हम लोग जिंदा हैं एमएसपी पर। एमएसपी मांग रहे हैं दूसरे स्टेट के किसान। क्या है एमएसपी? मिनिमम, कम से कम स्पॉट प्राइस, सहारा देने वाला रेट, कम से कम वो रेट जो किसान को सहारा दे सके, यानी कि किसान को जिंदा रख सके, कि किसान मर ना जाए। अगर किसान मर गया तो खेतों में काम कौन करेगा? फसल कौन पैदा करेगा? ये लोग खाएंगे कहां से? तो उसको बोलते हैं एमएसपी, कि किसान को कम से कम दो, कम से कम इतना दो कि वो जिंदा रह सके, पैदा कर सके और हम खा सके, हम ऐश कर सके। और किसान बेचारा अभी तक वो ही मांग रहा है कि मुझे एमएसपी दे दो। ये मांग ही हमारी सबसे नीचे की सबसे पहली मांग है, जिस पर आप अभी तक खड़े हो। धोखा हर जगह पर है, जो आपके साथ भी है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, हर जगह के किसान पर के साथ वो धोखा होता है। वो क्या है आप सब जानते हो। आप गन्ना पैदा करते हो, गेहूं पैदा करते हो, चावल पैदा करते हो, दाल पैदा करते हो, इलायची पैदा करते हो। कितनी फसल है जो आप पैदा करते हो? भाई मेरी बात की तरफ ध्यान देना, क्योंकि हम तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल के आए हैं आपसे बात करने के लिए। 2000 से ज्यादा किलोमीटर चल के आए हैं। 3 दिन से हम लोग सोए नहीं हैं। अभी खड़ना भी मुश्किल हो रहा है केवल आपसे बात करने के लिए। तो मैं ये बात कह रहा था कि आप सभी जानते हैं, आप अलग अलग तरह की फसल पैदा करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप फसल पैदा करते हो, लेकिन आप कौन सी ऐसी फसल है जिसका आप दाम मांगते हो, अपने बताए हुए दाम पर बेचते हो? कोई एक फसल बताओ जो फसल आपने पैदा की और आपने दाम बताया कि मैं इस दाम पर बेचूंगा। कोई एक फसल है? नहीं है। तो जो चीज आप खरीदते हो, आप एक सुई खरीदते हो, सुई, आप एक ब्रश खरीदते हो, पेस्ट खरीदते हो, कंघा खरीदते हो, चप्पल लेते हो, कोई एक चीज वो बताओ जो आप खरीदते हो और उसका रेट आपने बताया हो कि मैं इस रेट के साथ ये चीज खरीदूंगा।
तो ये अन्याय नहीं है? जब किसान ने जो चीज पैदा की है वो बेचने जाए तो सामने वाला रेट बताएगा, और जो सामने वाले ने पैदा की है जब किसान वो खरीदने जाए तो फिर भी रेट सामने वाले बताएगा। ये हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा है। जब तक इस धोखे को बंद नहीं करते, किसान की, मजदूर की तकदीर नहीं बदली जा सकती। जैसी हैं, थोड़ा 19-21 का फर्क पड़ सकता है। किसान और मजदूर की समस्या हर जगह एक जैसी है। हमारी पंजाब की समस्या क्या है? हमारी पंजाब की समस्या कर्ज है, जो सब लोगों पर बहुत भारी कर्ज है, वो आप पर भी है। हमारी समस्या, हमें फसल का पूरा रेट नहीं मिलता, वो आपकी भी है। तो ये समस्या हम सबकी है। ये समस्या आई कहां से? मैं पंजाब के बारे में आपको बता सकता हूं कि पंजाब के किसान के बारे में कहा जाता है कि उसने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, बहुत बड़े बड़े घर बना लिए, इसलिए उसके ऊपर कर्जा चढ़ा। लेकिन किसान के ऊपर कर्जा इसलिए नहीं चढ़ा। किसान के ऊपर कर्जा चढ़ा क्यों? क्योंकि किसान को जो हरी क्रांति के नाम पर खेती नीति दी गई वो थी ऐसी कि उसे कर्जा चढ़ना ही था। किसान के ऊपर उस नीति से कर्जा चढ़ा, लेकिन उसके मुकाबले ये जो हमारे पंजाब में ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रैक्टर बनाने वाली जो कंपनी है वो माला माल होगी, अरबों खरबों रुपए की मालिक हो गई। खाद बनाने वाली कंपनी, बीज बनाने वाली कंपनी, फर्टिलाइजर बनाने वाली, स्प्रे पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी, जिन लोगों ने हमें माल बेचा कि ये लो हरी क्रांति लेके आओ, वो सब माला माल हो गए और हम लोग हरी क्रांति लाने वाले कर्जे के नीचे दब गए, हमें भाव नहीं मिला। आज हमारी स्थिति ये है कि बड़े घरों में रहने वाले, बड़ी गाड़ियों में जाने वाले सभी लोग फांसी ले रहे हैं, सल्फास खा रहे हैं, डूब के मर रहे हैं। आज ये हालात है जो बड़े घरों में रहने वाले हैं। वजह उसकी वही है जो आपकी है। हमारे ऊपर कर्ज है, हमें फसल का भाव नहीं मिला, हमारी लागत ज्यादा है, आमदन कम है, इसीलिए आज पंजाब के किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। बहुत लंबे समय से बेहतर जीवन के लिए लड़ना पड़ रहा है, ये आप सब जानते हो। किसान और मजदूर अच्छी जिंदगी कभी जीता नहीं है। अच्छी जिंदगी किसको कहते हैं? किसान ने कभी, मजदूर ने वो देखी तक नहीं है कि अच्छी जिंदगी किसको कहते हैं। तो हमें हर बार लड़ना पड़ा। किस लिए लड़ना पड़ा? कि हमें अच्छी जिंदगी मिले, हम अच्छी जिंदगी जी सके, हमारे बच्चे अच्छी जिंदगी जी सके, हमें इसलिए लड़ना पड़ा। हम लड़ रहे थे, हम लड़ते रहेंगे, हम लड़ना जानते थे और लड़ना चाहते थे। लेकिन आज एक विशेष हालत में, एक खास तरह के हालात में हम लोग बैठे हैं। वो क्या है? जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है, जब से ये फाशीवादी लोग सत्ता में आए हैं, जब से ये आरएसएस के लोग सत्ता में आए हैं, तो तब से हमें अच्छा जीने के लिए लड़ने की बजाय जीने के लिए लड़ना पड़ रहा है। अच्छा जीने की बात तो छोड़ो, ये बीजेपी ने, ये आरएसएस ने हमसे जीने का हक छीन लिया है। तो आज हमारी लड़ाई अच्छा जीने की बजाय जीने तक सीमित हो गई, जीने तक सीमित रह गई है कि हमें जीने तो दो। अच्छा जीने की बात बाद में करेंगे, हमें जीने दो, हमें जीने का हक दो। तो आज हमारी लड़ाई है जो वो जीने तक है। जीते रहेंगे तो अच्छा जीने के लिए भी लड़ेंगे। अगर जीते ही नहीं रहेंगे तो अच्छा जीने के लिए कौन लड़ेगा? सो आइए, सबसे पहले जीने के लिए लड़ो, ये बहुत जरूरी है। अच्छा जीने के लिए फिर लड़ेंगे अगर जिंदा रहेंगे तो। किसान होकर लड़ने से बात नहीं बनेगी। अब किसान फौज बनाकर लड़ना पड़ेगा। अब हम केवल किसान रह के लड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। आज से हमें लड़ना है तो किसान फौज बनाकर लड़ना पड़ेगा।
जो आज हम लोग कर रहे हैं। तो आप कर्नाटक के किसानों और मजदूरों को भी आज ये बात समझ लेनी चाहिए, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी आने वाली नस्ल जिंदा रहे, तो एक फौजी की तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपको एक फौजी की तरह लड़ना पड़ेगा। उस लड़ने के लिए आप तैयारी करो, वो लड़ने की आप सीख लो कि कैसे वो लड़ना है। हमने वो ही सीख ली और वही सीख आज हमें दिल्ली के बॉर्डर पर काम आ रही है। तो मैं आपसे एक तो पहली विनती ये करूंगा कर्नाटक के किसानों और मजदूरों से कि आज से लेकर आप एक बात जरूर सोचो कि अगर हमें आपको अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों को जिंदा रखना है, खुद जिंदा रहना है, कर्नाटक को जिंदा रखना है, अपनी विरासत को जिंदा रखना है, खेती को जिंदा रखना है, तो एक दिन के धरने धुरने से अब बात नहीं बनने वाली। अब एक दिन से धरने से बात नहीं बनने वाली। आपको लंबे युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। हर डिमांड पर लंबा युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे दुश्मन की स्ट्रेटजी बदलता है वैसे हमें भी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। आज हमारा दुश्मन, जितना कमीना दुश्मन आज हमें मिला है, किसी समझदार मनुष्य ने कहा है कि किसी कमीने जो दुश्मन है, जो कमीना दुश्मन है, वो बदकिस्मती से मिलता है। किसी को भी जो कमीना दुश्मन है, वो जो बहुत बदकिस्मत होगा, वो कमीना दोस्त उसको मिलता है, बजाय के किसी को कमीना दोस्त मिल जाए। एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था पंजाब में कि सभी अलग अलग विचारधारा के जो संगठन है उनको एक साथ लेके कैसे चला जा सकता है। और हमने लंबे समय तक ये प्रैक्टिस पंजाब में चलाया। अलग अलग विचारधारा के संगठन थे जो, उनको एक मुद्दे पर इकट्ठा किया, बाकी वो अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार चलते रहे, लेकिन किसी एक मुद्दे पर वो सभी इकट्ठे होकर लड़ेंगे। मुद्दा क्या हो सकता था? कपास खराब हो गई, उसका मुआवजा चाहिए। बिजली पूरी नहीं मिल रही, बिजली पूरी चाहिए। पानी पूरा नहीं मिल रहा, पानी चाहिए। खाद पूरी नहीं मिल रही, खाद चाहिए। बीज माड़ा, दवाई माड़ी, कोई भी ऐसा इशू। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये सभी इशू पर एक साथ पूरे संगठन एक साथ होकर लड़ेंगे। उसके बाद अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार जिधर जी चाहता है चले जाएंगे। और हमने कामयाबी हासिल की। और ये फार्मूला जो हम लोग लंबे समय से दोहरा रहे थे, ये ही आज आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು, ಆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಹಾಳಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಜಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇವತ್ತು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಕರಾಳ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1992 में जब आर्थर डंकल नाम का जो एक व्यक्ति था, उसने एक जो स्क्रिप्ट लिखी थी, भारत के हुक्मरानों ने डंकल के जो सिफारिश थी, जो कहा गया, भारत में लागू किया। तो हम लोग ये समझ गए थे
कि आने वाले समय में ये हाकिमों से हमें एक जंग लड़नी पड़ेगी। तो ये सोचते हुए कि जब ये जंग हम लोगों के वक्त पर हमारे सर पर थोपी गई है तो ये जंग हम लड़ेंगे। ये जंग हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के नहीं जाएंगे, ये जंग हम खुद लड़ेंगे। और तब से इस जंग की हम लोगों ने तैयारी की। हम लोग ने पंजाब में कभी भी एक दिन का धरना नहीं दिया था। ऐसे जितने भी इशू थे जो अभी बताए, हम लोग वो लंबे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। बिजली के खिलाफ हम लोगों ने पटियाला में लड़ाई लड़ी। तकरीबन 1 महीने तक हम लोग पटियाला में बैठे, वहीं खाना बनाया, वहीं रहना धोना नहाना सब वहीं चला। वहीं हमारे बच्चे आए, वो ट्यूशन पढ़ते थे वहीं। अगर हमारे कोई शादी होती थी तो हमारे वहां तकरीबन 3-4 शादियां वहां पर हुई, धरने में शादियां हुई। हमें अगर बच्चों से मिलना था तो बच्चे हमें धरने में आकर मिलते थे। हमारे जो रिश्ते तय होते थे वो भी धरने में रिश्ते भी तय होते थे। तो हम लोगों ने जो आप इतना लंबा सोचते हो कैसे चला, इसका भी हम लोगों ने लंबे समय से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसका नतीजा आज ये है। बात ये है, आप लोग लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डर पर एक जंग हो रही है वो देख रहे हो। एक बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली के बॉर्डर पर कोई धरना नहीं चल रहा है, कोई रैली नहीं चल रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर एक जंग लड़ी जा रही है, एक वॉर लड़ी जा रही है दिल्ली के बॉर्डर पर, जो आप देख रहे हो। अभी आपके मन में एक सवाल होगा कि पंजाब ने, हरियाणा ने इतना बड़ा स्ट्रगल कैसे खड़ा किया, इतना लंबा ये कैसे चल पाया। तो इसके बारे में बस मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये 1-2 दिन या 1-2 महीने की मेहनत का फल नहीं है। ये पिछले 28 साल से, 28 ईयर्स पीछे से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, और इसकी तैयारी करने के बाद आज हम इस जंग के मैदान में आके बैठे हैं। इतना तो ठीक रहेगा। और उस रेस में पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, यूपी का किसान बहुत आगे बढ़ चुका है, और कर्नाटक का किसान बहुत पीछे छूट गया है। तो हम आए इसलिए हैं कि किसी भी किसान का कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई मजहब नहीं है। किसान और मजदूर सिर्फ किसान और मजदूर है। कोई पंजाब का अलग नहीं है, कोई हरियाणा राजस्थान का अलग नहीं है। हम हैं, हमारा धर्म जात मजहब सब कुछ किर्त है, काम है। हम सभी किर्ती लोग हैं, किसान है, मजदूर है। इसलिए हम आए हैं, आपका हाथ पकड़ के अपने साथ लेने के लिए आए हैं। जो कर्नाटक पीछे छूट गया है, हम चाहते हैं कर्नाटक पीछे नहीं छूटे, वो पंजाब हरियाणा राजस्थान के कदम के साथ कदम मिला के चले। तो हम आपको साथ लेने आए हैं। ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೈತ सरकार ने कि आप जाओ वीडियो बना के लेके आओ, हमें दिखाओ कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। पंजाब से आए लोग हमारे बारे में क्या बोल के गए, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। इसलिए इनको भेजा है हमारे भाइयों को कि जाओ वहां पूरी वीडियोग्राफी करके लेके आओ। तो हम सबको बताना है, जिसको भी जाके ये वीडियो दिखाएंगे कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो 1 मिनट में आइए हम बताते हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी की फाशीवादी सरकार
आवाज क्यों नहीं आ रही? ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪಂಜಾಬಿನಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, मुर्दाबाद मुर्दाबाद. ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು, ಕರಾಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು.